मान्य अध्यक्ष जी, मान्य सांसद महोदय ने एक बहुत अहम सवाल उठाया और बहुत अच्छा सवाल है कि देश में आज क्या परिस्थिति है और पहले क्या परिस्थिति थी। दुर्भाग्य से सिर्फ ये लगता है कि माननीय महिपाल जी शायद अभी तक इतिहास के पन्नों में ही रहते हैं। उनको महाबली सिंह जी शायद इतिहास के पन्नों में ही हैं। उन्हें ध्यान नहीं है कि गत 10 वर्षों में क्या क्या परिवर्तन हुआ। चीनी मिलों में आज से 10-12 साल पहले कैसे गन्ना किसानों को तकलीफ होती थी, सही मूल्य का भुगतान समय पे नहीं होता था, सड़कों पे हाईवे पे आके उनको आंदोलन करना पड़ता था अपने पैसे के लिए। ये स्थिति मान्यवर आज से 12-15 साल पहले थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब सरकार की कमान संभाली तब उन्होंने पूरे चीनी के व्यवसाय में, चीनी के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन के पूरे विषय को बहुमुखी सोच के साथ अपने दूरदर्शी परिणाम को सामने रखते हुए कई सारे कदम उठाए। उदाहरण के लिए चीनी मिलों को सही दाम मिले, चीनी मिलों का जो ऋण था उस ऋण को किस प्रकार से लंबे समय दे के उसको समाप्त किया जा सके। गन्ना किसानों की भुगतान करने के लिए चीनी मिलों के पास जो पैसे का अभाव रहता था उसको पूरा करने के लिए इथेनॉल को प्राथमिकता दी गई। कहाँ उस समय मात्र 1% पेट्रोल में इथेनॉल की मिक्सिंग ब्लेंडिंग होती थी, आज वो बढ़कर 12% हो गई है। एक 1200% एक प्रकार से वृद्धि हुई है। और इन दिनों में जिस प्रकार से इथेनॉल का तेज गति से इस्तेमाल हुआ उससे चीनी मिलों की भी आमदनी बढ़ी, चीनी मिलें भी वायबल हो गई, उनके पास पर्याप्त पैसा आने लगा। और उसी के कारण आप देखेंगे कि गत कई वर्षों से 99% भुगतान समय पे होता है। कोई किसान का आंदोलन देश में किधर देखने को नहीं मिलता है। मैं आपको अगर आंकड़े दूं तो 2013-14 में कुल जो केन का भुगतान था वो 57,000 करोड़ रुपए था और केन ड्यूज 2-3 साल बाद दिए जाते थे। हमारी सरकार आने के बाद अगर 2022-23 का आंकड़ा देखें तो केन का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन भी लगभग 1.5 गुना हो गया। उसके अलावा जो वैल्यू थी गन्ना किसानों की वो 1,15,000 करोड़ रुपए हो गई और वो 1,15,000 करोड़ में मान्यवर 1,14,000 करोड़ समय पे हो गया, 99% से ज्यादा। और मात्र 516 करोड़ यानी 99.5% पे हो गए। मान्य 516 करोड़ सिर्फ रह गए। 3 चीनी मिले अधिकांश इसमें और यूपी की है, वो तीनों चीनी मिले, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो रही है। ये जो बात है कि गन्ना किसान को भुगतान में तकलीफ, इस पे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रहार किया, जिस प्रकार से उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठाए, जिस प्रकार से उनको समय पे आज पूरा पैसा मिलता है, उसके कारण प्रोडक्टिविटी, उत्पादनता भी बढ़ी है गन्ना किसानों की। और देश भर में गन्ना किसानों ने, चाहे वो समय समय पर इथेनॉल का उपयोग ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट हो, अलग अलग माध्यम से, एक तरफ गन्ना किसान खुश है, दूसरी तरफ सभी कोऑपरेटिव, श्रीनिवास जी हाथ उठा रहे हैं, सभी कोऑपरेटिव मिल्स देश भर की पुनः जागृत हो गई है, पुनः प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई है, पुनः उनके कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षित हो गई है। और दूसरी तरफ शुगर इंडस्ट्री के कारण आज पर्यावरण को भी लाभ हो रहा है। पर्यावरण में प्रभाव हुआ कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण पेट्रोल का इंपोर्ट कम हुआ तो विदेशी मुद्रा में भी लाभ हुआ। तो ये जो बहुमुखी सोच है, इसके कारण आज देश तेजी से प्रगति कर रहा है और देश के गन्ना किसान भी बहुत राजी खुशी आज इस काम के साथ जुड़े। क्वेश्चन नंबर 64, C. Thomas.
नहीं है सर, ये मिनिस्टर को रिप्लाई कर। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, नहीं बोल सकते सर, ये बकवास शब्द नहीं बोल सकते, ये हटा देना चाहिए। ये बकवास शब्द, ये मंत्री जी के लिए बकवास शब्द यूज कर रहे हैं, ये बकवास शब्द हटा देना चाहिए, कार्रवाई से हटा देना चाहिए। रिकॉर्ड में के लिए इन्होंने कह दिया क्या बकवास कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये बकवास शब्द हटाइए, हाँ हटाइए, बकवास शब्द हटाइए। बकवास शब्द नहीं कह सकता, ये बकवास शब्द नहीं कह सकते। कि ऐसे हल्ला गुल्ला करने के बदले पहले जानकारियां निकाले माननीय सदस्य। 22-23 का पूरे देश में मात्र 516 करोड़ बकाया है। ये जो बात कर रहे हैं, ये अभी जो गन्ना खरीदा गया है, ये अभी के गन्ना की बात कर रहे हैं, और अभी के गन्ना का पैसा पर्याप्त मात्रा में पे हो जाएगा। दुर्भाग्य है कि नासमझी से आंकड़ों को हेर फेर कर रहे हैं। प्लीज क्वेश्चन नंबर 64, मंत्री जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री आप थोड़ी है। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखते हैं। शशि थरूर जी, आप हैं? Thank you very much. Thank you very much, Mr. Speaker. I would like to applaud the Wise Kiran scheme, which promotes women in STEM subjects in our education system. I must say, sir, this is very, very interesting because the need is great. I have had the great pleasure, sir, of conducting, as the main speaker, a number of convocations in our country in the course of the last few years that I've been an MP, the last 15 years. And in the 75 or 80 convocations where I've spoken, it has struck me, sir, that even in institutions where women are a very small percentage of the workforce, of the student body, where women are maybe even just 25% of the student body, 90% of the prize winners, the diploma holders, the gold medalists tend to be women. This has led me to believe that the future is female, sir, and I'm glad we're doing this scheme. Having said that, however, it is also true that only 1/3 of the women, despite their great successes in the education system, only 1/3 of the women actually are in STEM careers. And what is particularly worrying, sir, is that promotions in STEM careers seem to be denied to women. We are seeing a situation in which pretty much in every STEM discipline, the top positions are regularly occupied by men. Does the government have any thought about whether there could be gender affirmative programs, not only to ensure that women who do well in their studies get career opportunities, so the number of women in STEM disciplines and careers goes up, but also whether there should be some encouragement to put women in leadership positions, because it's startling to see that when a woman and a man, even the woman with higher marks, gets into a STEM career, the man's promotion comes 2 or 3 years before the woman's does. And this is a pattern that has been studied, and I would love to know if the government has looked into the matter and has any thoughts on how to remedy it. Thank you, sir. Speaker, sir, at the outset, I have to thank